बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बैक्टीरियल और वायरल जेनेटिक्स को डिस्कस किया था। नेक्स्ट आगे मूव करेंगे चैप्टर 10 पे, जिसमें हमने डीएनए से रिलेटेड और डीएनए की केमिकल नेचर ऑफ जीन, ये चीज़ें डिस्कस करनी है। डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए क्या होता है, और उससे रिलेटेड हमारी डिस्कशन होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आगे मूव करते हैं। पहली स्लाइड पे हमारा इंट्रोडक्शन है। डीएनए होता क्या है, उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे। डीएनए इज़ अमंग द मोस्ट एलिगेंट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उनमें सबसे कह सकते हैं इम्पोर्टेंट किस्म का मॉलिक्यूल है और बहुत कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में से है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट उसका करेक्टर है वो डबल स्टैंडर्ड स्पायरल शेप में वो उसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो उसे बहुत सारे मॉलिक्यूल से डिफरेंट करते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है कि दिस मॉलिक्यूल्स कंटेन कोडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर कोडिंग इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जो चीज़ें सिंथेसाइज होनी है, प्रोटीन्स, नए डीएनए बनने हैं, आरएनए बनने हैं, रेप्लिकेशन होनी है, ऑर्गेनेलीज का फंक्शन, ये सब कुछ उसकी इंस्ट्रक्शन उस ऑर्गेनिज्म के इस डीएनए में मौजूद होगी। और डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होगी वो जेनेटिक लैंग्वेज, जैसे न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं, जो इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड मौजूद होती है। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज या उर्दू में उसके अल्फ़ाबेट्स मौजूद होते हैं, तो जेनेटिक लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स को हम न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स फर्स्ट आइडेंटिफाई जब हुए थे 1850 में, उससे पहले इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते थे कि जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल किस में है। तो उसकी इनिशियल जो डिस्कवरी थी वो 1850 में हुई थी। लेटर ऑन जेनेटिक मटेरियल जो था उसके बारे में फर्दर डिस्क्रिप्शन दी गई कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। उससे पहले भी ये करेक्टरिस्टिक्स इसके डिस्कस किए जाते थे कि इसके 3 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स मस्ट होने चाहिए। किसी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन करने वाले मटेरियल के अंदर 3 डिफरेंट करेक्टर्स होने चाहिए। ये 1850 से पहले भी इस्टेब्लिश थे और 1850 के बाद भी इस्टेब्लिश थे, यानी कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी ये जनरल कुछ इंफॉर्मेशंस अवेलेबल थी कि कोई जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो फर्स्ट वन इसमें आता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल मस्ट कंटेन कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन जैसे भी मैं शुरू में कह रहा था कि डीएनए कंटेन करता है जेनेटिक कोडिंग, प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए कोडिंग, आरएनएस बनते हैं, उनसे प्रोटीन्स बनती हैं, आरएनए की कोडिंग होगी उसमें मौजूद होगी, उससे प्रोटीन सिंथेसाइज होनी है, ऑर्गेनेलीज के बिल्टअप, रेप्लिकेशन और बहुत सारे ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए डिफरेंट प्रोटीन जो भी सिंथेसाइज होने, जो मटेरियल प्रोड्यूस होने हैं विद इन एन ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए में मौजूद होगी। और उसकी प्रोजनी की इन्फॉर्मेशन कि वो किससे और किस फैमिली से बिलोंग करता है ऑर्गेनिज्म, उसके क्लोज रिलेटिव्स क्या हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन उसकी जेनेटिक्स में मौजूद होती है। सेकंड उसमें इंपॉर्टेंट आएगा कि जेनेटिक मटेरियल मस्ट रेप्लिकेट फेथफुली, कि जब भी रेप्लिकेशन का टाइम आएगा जेनेटिक मटेरियल के अंदर अगर कुछ चेंजेस आ रही हैं तो फेथफुली होंगी। ऐसे नहीं होगा बायसनेस के जो ओरिजिनल में था वही रहे। अगर कुछ चेंज आती है या उसके सीक्वेंसेस अगर थोड़ा बहुत चेंज होते हैं या उसने ओरिजिनल रहना है तो उसने फेथफुल ही जो कुछ भी रेप्लिकेशन में है, जिसका भी रेप्लिकेट करना है, उसने विदाउट एनी बायसनेस और एक तरफा सोचे हुए कि एक तरह के ही हमने मटेरियल्स को मल्टीप्लाई करना है, रेप्लिकेट करना है, वो फेथफुली करता है। और सारे के सारे जो उसके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस हैं वो रेप्लिकेट होते हैं। वो पर्टिकुलर टाइप के सीक्वेंस को वो रेप्लिकेट नहीं करता कि ये अच्छा सीक्वेंस है इसी को सिर्फ करना है रेप्लिकेट, बल्कि वो सारे सीक्वेंसेस को रेप्लिकेट करने में हेल्प करेगा। थर्ड वन, जेनेटिक मटेरियल मस्ट इनकोड फिनोटाइप्स। और जिस ऑर्गेनिज्म का वो जेनेटिक कोड होने से होगा वो उसकी तमाम फिनोटाइप्स, वो फिनोटिपिकली उसके अंदर जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्लांट अगर प्लांट है सपोज, तो प्लांट की बॉडी के अंदर कौन कौन से मैकेनिज़्म रन हो रहे हैं, ओवरऑल उसकी अपीयरेंस कैसी है, फिनोटिपिकली वो कैसा होगा, उसके लीव्स का साइज़ क्या होगा, उसकी शेप क्या होगी, प्लांट की हाइट, फ्लावर का कलर, और ये सारे के सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हैं, फ्रूट का साइज़, फ्रूट का कलर, ये सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए।
तो ये करेक्टरिस्टिक्स तीन अगर होंगे तो जेनेटिक मटेरियल कंसिडर होता है। अगर ये तीनों करेक्टर ना हो तो जेनेटिक मटेरियल नहीं कंसिडर होता। जैसे आरएनए है, आरएनए ये सारे करेक्टर्स नहीं कंटेन करता, तो इस वजह से वो जेनेटिक मटेरियल में के तौर पे उसे नहीं लिया जाता। उसके बाद अर्ली स्टडीज़ ऑन डीएनए क्या थी, लोगों ने क्या क्या स्टडी किया, क्या क्या डिस्कस किया। तो उसमें सबसे पहले आते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी जो थे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। अगला स्टेप आता है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड ये प्रेजेंट कहाँ है, तो इसकी डिस्कवरी न्यूक्लियस के अंदर इसका प्रेजेंट होना हेरिडिटी मटेरियल का 1887 में ये डिस्कवर हुआ। और साथ ही इसको इस मटेरियल को, क्योंकि वो कन्फाइंड इन्वायरमेंट था, तो इसको क्रोमाटिन का के तौर पे जाना गया। और क्रोमाटिन के बारे में कहा जाता है कि क्रोमाटिन जो था वो बेसिकली जब उसको डिस्कवर किया गया न्यूक्लियस के अंदर ये मटेरियल जो हेरिडिटी है, तो क्रोमाटिन क्या क्या कंटेन करता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। सो हेरिडिटी मटेरियल मस्ट जो क्रोमाटिन की फॉर्म में था, इट कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। 1887 में ये क्लियर नहीं था कि न्यूक्लिक एसिड जो है और प्रोटीन्स ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ की हैं, इधर के ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है या प्रोटीन कंटेन करता है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, कन्फ्यूजन था आफ्टर डिस्कवरी ऑफ प्रोटीन अलॉन्ग विद द न्यूक्लिक एसिड। तो ये थोड़ा सा उस पर कन्फ्यूजन था। लेटर ऑन कुसाल एल्बर्ट कुसाल हु डिटरमाइन द डीएनए कंटेन्स 4 नाइट्रोजनस बेसिस, उसके ऊपर जब उसने काम किया तो ये आगे फर्दर फाउंडेशन आती है। और इसने डिस्कवर की थी कि डीएनए जो है बेसिकली 4 नाइट्रोजनस बेसिस से उसका प्रेजेंट होती हैं एज वो नाइट्रोजनस बेसिस एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायामीन के नाम से आइडेंटिफाई हुई लेटर ऑन। तो ये 4 तरह की जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इसे डिस्कवर करने वाला साल था। फर्दर स्टडीज जब कंटिन्यू होती हैं तो पी ए लिवीन जो है एक साइंटिस्ट था, उसने आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड उसने ये डिस्कवर किया कि डीएनए कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ linked repeated units called nucleotides such as and each nucleotide contains a sugar। उसने ये भी डिस्कवर किया कि जो लार्ज नंबर ऑफ लिंक्ड यूनिट्स मौजूद हैं, रिपीटिंग यूनिट्स मौजूद हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। 3 डिफरेंट टाइप की मटेरियल इसमें होते हैं। इसमें एक शुगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, एक फास्फेट ग्रुप होगा और एक इसमें बेस प्रेजेंट होती है। तो ये 3 मटेरियल्स के साथ मिलके ये बनता है। तो ये अर्ली डिस्कवरी थी कि उसमें सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स, सिंगल फास्फेट एंड सिंगल एक नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होती है। ये मिलके उसको एक तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि इसमें शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ बेस और फास्फेट ग्रुप अटैच होते हैं और मिलके ये पूरा का पूरा एक न्यूक्लियोटाइड क्रिएट करते हैं। तो ये सारी डिस्कवरी के न्यूक्लियोटाइड किन किन मटेरियल से बना था और ये जो रिपीटिंग यूनिट्स थी ये किस चीज़ से बनी हुई हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर, ये डिस्कवरी लिवीन के सर जाती है। इसके बाद लिवीन ने अपनी अबव डिस्कवरी की बेस के ऊपर टेट्रा न्यूक्लियोटाइड थ्योरी जनरेट की थी। अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थ्योरी जो थ्योरी उसने प्रोड्यूस की, बेसिकली वो एक इनकरेक्ट हाइपोथेसिस था कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ, उसमें उसे प्रपोज किया था कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। उसमें न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स मौजूद हैं 4। ये तो यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन अगली बात उसने जो कही थी वो उसमें थोड़ी मिस्टेक थी कि ईच यूनिट कंटेनिंग ऑल 4 बेसिस एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन इन अ फिक्स सीक्वेंस, कि जो भी उसमें न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस आता है उस सीक्वेंस हमेशा 4 बेसिस मौजूद होती हैं। वो 4 बेसिस का एक सीक्वेंस आएगा, एक फिक्स सीक्वेंस में वो मौजूद होंगे। उसके बाद नया पोर्शन जब स्टार्ट होगा तो उसमें फिर ये 4 आएंगी। तो कोई 2 इकट्ठी नहीं आ सकती, एडिनिन के साथ एडिनिन दोबारा नहीं आ सकती एक सीक्वेंस में।
बार बार रिपीट, तो एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, ये तीन चारों एक दफ़ा आएंगी सीक्वेंस में, एक दफ़ा रिपीट होंगी, उसके बाद अगला सीक्वेंस स्टार्ट होगा, उसमें फिर चारों ये रिपीट होंगी। तो ये उसकी टेट्रा न्यूक्लियोटाइड थ्योरी थी कि चारों टेट्रा मीन फोर के फोर न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो इकट्ठे आते हैं हर यूनिट के अंदर, यूनिट ऑफ डीएनए का जो एक यूनिट बनाते हैं, तो चारों इकट्ठे आते हैं, उसके बाद नया यूनिट स्टार्ट होता है। लेटर ऑन जब ये स्टडीज़ की बाद में उनमें पता चला कि एडिनिन के कई दफ़ा एडिनिन 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 के लॉन्ग सीक्वेंस चलते रहते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन का एक सीक्वेंस पूरा होगा तो फिर दोबारा से एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन का कोई सीक्वेंस आएगा। तो ये उसकी थ्योरी में थोड़ी सी मिस्टेक थी, दो कि उसने कि जो इनिशियल इंफॉर्मेशन थी कि उस जो न्यूक्लियोटाइड है शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजनस बेस पे से मिल के बने होते हैं, ये उसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन उसकी जो टेट्राहेड्रल थ्योरी थी, लेटर ऑन बाद में जाके आने वाले साइंटिस्ट ने जब उसको देखा होगा उससे, तो ये उसकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी। चारगफ्स रूल, आगे हम स्टार्ट करेंगे। चारगफ का रूल क्या है? चारगफ्स रूल, एरविन चारगफ ने 1940 में जो बेसिस थी स्टडी की, इससे पहले जो उसे अर्ली साइंटिस्ट ने दी थी, जो उसका टेट्रा न्यूक्लियोटाइड जो थ्योरी थी, उसको स्टडी करते हुए उसने जब देखा तो उसने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की। जो बेसिस हैं, बेसिस की कंपोजिशन डीएनए के अंदर जो बेसिस मौजूद हैं, डीएनए के अंदर बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए अमंग डिफरेंट स्पीशीज़ हैज़ ग्रेट वैरायटी, कि बहुत सारे स्पीशीज़ के अंदर उसकी वैरायटी मौजूद है कि बेसिस डिफरेंट वे से अरेंज होती हैं, बट विद इन स्पीशीज देयर इज सम रेगुलरिटी इन द रेशो ऑफ बेसिस, कि वो बेसिस एक रेशो के साथ आती हैं, उस रेशो को मेंटेन करती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। कोई वो जो भी बेसिस मौजूद हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में मौजूद होती हैं, इनका एक पर्टिकुलर रेशो मौजूद होती है, उस रेशो में आती हैं, उससे प्लस या माइनस नहीं होती, और इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप होता है। तो उसमें उसने डिस्कवर किया कि एडिनिन अमाउंट जो होता है आलमोस्ट इक्वल टू या रफली इक्वल टू थायामीन हमेशा होता है, और गोआनिन का जो होता है अमाउंट वो साइटोसिन के इक्वल होता है, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी एडिनिन मौजूद है आलमोस्ट उतनी ही थायामीन उसमें मौजूद होगी, एंड गोआनिन जितनी मौजूद है उतनी ही उसमें साइटोसिन मौजूद होगी। कभी एडिनिन गोआनिन के बराबर होना मुश्किल है, और एडिनिन का साइटोसिन के बराबर होना भी मुश्किल है। इसी तरह थायामीन का गोआनिन के साथ रिलेशनशिप और थायामीन का साइटोसिन के साथ रिलेशनशिप नहीं होगा, लेकिन एडिनिन का थायामीन के साथ रिलेशन होगा। जितनी एडिनिन का अमाउंट होगा उतनी थायामीन उसमें प्रेजेंट होगी, और गोआनिन का जितना अमाउंट होगा उतनी ही गोआनिन सॉरी साइटोसिन भी प्रेजेंट होगी। आप इस चीज़ से वेल अवेयर हो, जो बॉन्डिंग क्रिएट होती है डीएनए के अंदर एडिनिन और थायामीन की होती है, और गोआनिन और साइटोसिन की होती है। तो इस वजह से इनकी जो बेस की कंपोजिशन है डिफरेंट कह सकते हो, अरेंजमेंट में डिफरेंट हो सकती हैं एडिनिन। और उसने जो था टेट्राहेड्रल थ्योरी चारगफ ने के रूल्स ने उसे कैंसिल किया था, और उसकी बेसिस पे इसने डिस्क्रिप्शन इसकी दी थी कि यूनिट्स, रिपीटिंग यूनिट्स जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं आती, बल्कि इनमें चेंजेस आती रहती हैं। तो इसकी आगे फर्दर उसने डिस्क्रिप्शन आने वाले एक टेबल में आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे आपको ये टेबल नज़र आ रहा है, इसमें डीएनए सोर्स अगर हम इकोलाई को लेते हैं पहले, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इकोलाई की पूरी लाइन अगर देखी जाए तो इसमें आपको नज़र आता है कि एडिनिन 26 यूनिट्स में मौजूद है, और थायामीन 23.9 यूनिट्स में मौजूद है। अगर इनकी इस तरह गुआनिन 24.9 एंड साइटोसिन 25.2, केमिकल एनालिसिस से पता चलता है कि बेस कंपोजिशन डिफरेंट सोर्सेस डीएनए के, किसी एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर उसको अगर ऑब्जर्व किया जाए, जैसे इकोलाई है तो उसके अंदर उसकी ये आती है, अगर उसको देखें 26 और 23 में इतना डिफरेंस नहीं है, 24 और 25 में भी इतना डिफरेंस नहीं है। अगर हम एडिनिन और थायामीन की रेशो निकालते हैं तो ऑलमोस्ट 1 आती है। ऑलमोस्ट 1 आने का मतलब कि अगर रेशो 1 आ रही है, इसका मतलब है कि वो सिमिलर लेवल में मौजूद है, उनका जो एक कह सकते हैं अमाउंट है वो इक्वली मौजूद है। जैसे ऊपर मैंने बताया था कि एडिनिन अमाउंट इज़ रफली इक्वल टू द थायामीन, एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं मिलता हमें एनालिसिस से, लेकिन रफली इक्वल टू द थायामीन मिलता है। इसी तरह क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कई दफ़ा ये होता है कि एडिनिन को कोई म्यूटेंट ने रिप्लेस किया हुआ है, थायामीन के साथ बॉन्डिंग बनाई होती है, जिस वजह से अमाउंट कम हो जाती है, या थायामीन की जगह पे कोई और आ जाता है जो एडिनिन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, तो थोड़ी बहुत अमाउंट में फ्लक्चुएशन आ सकती है, जो हमने म्यूटेशन वाले प्रोसेस में पढ़ा था। म्यूटेजेंस आ जाते हैं जो ऐसे बॉन्डिंग करते हैं,
तो ये इसमें एक मौजूद हो सकता है। तो आप इसमें रेशो देख रहे हैं कि एडिनिन और थायामीन की जो एक रेशो है वो ऑलमोस्ट 1 है, 2-3 में नहीं जा रही, 1 के पास पास है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है। और नेक्स्ट अगर रेशो देखी जाए गुआनिन और साइटोसिन की, वो भी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है। 1 के इक्वल होने का मतलब ये है कि इसकी रेशो हमेशा मेंटेन रहती है, जितनी एडिनिन है उतनी थायामीन होगी, जितनी गुआनिन होगी उतनी साइटोसिन होगी। लेकिन अगर हम एडिनिन प्लस गुआनिन दोनों क्या हैं, प्योरीन्स हैं, और थायामीन और साइटोसिन दोनों पैरामीडीन्स हैं, तो एडिनिन्स का सम ओवर सॉरी प्योरीन्स का सम ओवर पैरामीडीन का सम करके रेशो निकाली जाए तो वो रेशो भी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 आती है। इससे ही हमें क्लियर इंडिकेशन मिलते हैं कि जो दोनों बेसिस हैं, वो गुआनिन हो या गुआनिन साइटोसिन का ग्रुप हो या एडिनिन थायामीन का हो, वो एक इक्वल रेशो में डीएनए में पाए जाते हैं। तो इस चारगफ रूल्स को माइंड में रखिएगा कि वो उसने इंडिकेट किया था कि जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, स्पीशीज़ के अंदर स्पीशी टू स्पीशी अमाउंट वेरी करता है। जैसे यीस्ट का देख लें, अगर एडिनिन इकोलाई में 26 है तो यीस्ट में 31 है। सी अर्चिन्स के अंदर 32 है, रैट्स के अंदर, रैट्स के किसी एक क्रोमोसोम के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया है तो 28 अगर नज़र आ रही हैं। ह्यूमन के किसी क्रोमोसोम के अंदर वो 30 के करीब आ रही हैं। तो ये वेरिएशन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है। जैसे थायामीन साइटोसिन की अगर आप देखते हैं तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये वेरी करती हैं, लेकिन विद इन अ सेम ऑर्गेनिज्म उनके अंदर रेशो जो होती है वो सेम होती है। विद इन ईच स्पीशी देर इज़ सम रेगुलरिटीज़ इन द रेशो ऑफ द बेसिस। अगर जितने भी इक्वल होंगे उनमें ऑलमोस्ट इस तरह के मिलते जुलते आएंगे। ऑन एन एवरेज इंफॉर्मेशन दी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल एक उसकी कम्युनिटी को देख के, स्पीशी की कम्युनिटी को देख के इक्वलाई को वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह उसको एलेबोरेट किया जाता है। ये चीज़ें हम अपकमिंग पोर्शन में लेके आए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी कैसे हुई, इसका स्ट्रक्चर से पहले चीज़ें इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो तो साइंटिस्ट डिस्कवर करते रहे, लेकिन स्ट्रक्चर पे काम शुरू हुआ तो सबसे पहले इसमें जो नाम आता है वो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक का आता है। इन्होंने मॉडल दिया था, वाटसन एंड क्रिक मॉडल है, लेकिन इनकी जो डिस्कवरी है वो बेस करती है, सबसे पहला काम था विलियम एशबरी 1947 में। एक साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे काम शुरू किया यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी। ये उसने जो डीएनए मॉलिक्यूल्स से उनके ऊपर एक्सरे की बम्बार्डमेंट करके उससे आने वाली जो डिफ्रैक्शन है उस एक्सरे की, उसको नोट करके मॉलिक्यूल्स का जो एक बीम है, मॉलिक्यूल्स की स्पेसिफिक पैटर्न को देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई इतनी सिग्निफिकेंस सक्सेस ना मिली। वो पिक्चर जो उससे बन के आती थी उससे वो स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से रिवेल ना कर सका। लेटर ऑन किंग्स कॉलेज लंदन के अंदर विल्किन एंड फ्रैंकलिन, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी उसी टेक्नोलॉजी को, सेम टेक्नोलॉजी को, एक्सरे डिफ्रैक्शन को यूज़ करके डीएनए के स्ट्रक्चर को फर्दर स्टडी में लेके आए और इन्हें थोड़ी बेटर पिक्चर मिली थी। विल्किंस एंड जो फ्रैंकलिन थे, इनको भी हाउएवर कह सकते हैं कि डेवलप नहीं कर पाए कंप्लीट स्ट्रक्चर कि मॉलिक्यूल किस तरह अरेंज होते हैं, किस तरह प्रोग्रेस होती है। तो 2 साइंटिस्ट का जिक्र कर रहा हूँ, या बल्कि 3 साइंटिस्ट। पहले 1947 में विलियम एशबरी था और उसके बाद 2 साइंटिस्ट का एक और ग्रुप आया था, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। इन दोनों ने इन तीनों साइंटिस्ट का काम एक जैसा था, लेकिन विल्किन और फ्रैंकलिन ने थोड़ी सी क्लियर पिक्चर दी थी, लेकिन स्ट्रक्चर की कंप्लीट डेवलपमेंट वो नहीं कर पाए थे। तो इनकी डिस्कवरी को बेस बनाते हुए जेम्स वाटसन और फ्रैंकलिन ने स्टडीज़ स्टार्ट की 1953 में। 1947 से लेकर 1953 तक ये 3 साइंटिस्ट ने अपना अपना काम किया, वन आफ्टर अनदर। तो उसके बाद डिस्कवरी स्टार्ट होती है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के ऊपर की डिस्कवरी 1953 में हो। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने कंप्लीट की, इसकी डिस्कवरी कर ली और उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कम्प्लीटली से बिल्ड किया और उसको पब्लिश करवाया। उसका जो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसे इन द फॉर्म ऑफ नेचर के जर्नल में पब्लिश करवाया। और ये पब्लिश जो करवाया था उसे डाटा वो बेस करता था उस ऑलरेडी पब्लिश डाटा को, अनरिलीज इंफॉर्मेशन को और इनकी अपनी स्टडी को मिला के इन्होंने स्ट्रक्चर बिल्ड किया था।
और स्ट्रक्चर को बिल्ड करने पे जेम्स फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज़ मिला, जिसमें उसके साथ विल्किंस को और फ्रैंकलिन्स के काम को भी शेयर में लिया गया। लेकिन फ्रैंकलिन्स क्योंकि 1957 में उसकी डेथ हो गई थी, तो 1962 वाले नोबेल प्राइज़ का जो उसका प्राइज़ मनी थी उसमें उसको शेयर ना मिल सका। विल्किंस क्योंकि उस वक्त अलाइव होने की वजह से उसको उसका शेयर मिल गया था। तो ये तीन साइंटिस्ट को इकट्ठा जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और विल्किंस को नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। लेकिन ये मॉडल जो इन्होंने बिल्ड किया था उसे वाटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से जाना जाता है, जो फर्स्ट एवर मॉडल डिज़ाइन फॉर द डीएनए स्ट्रक्चर, और आज भी ये चल रहा है। थोड़ी सी इनके बारे में इंफॉर्मेशन ये आपको नज़र आ रहे होंगे इससे पहले ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में। उसके बाद आपको नेक्स्ट पिक्चर में ये इनकी ओल्ड एज में नज़र आ रही है। इसमें जो आपको मैरून कोट में नज़र आ रहे हैं ये क्रिक है, और उसके बाद आगे आपको वाटसन नज़र आ रहा होगा दूसरे साइड पे। तो वाटसन अभी अलाइव है, जो क्रिक है वो 2004 में उसकी डेथ हो गई थी, तो अभी ये अलाइव है ये साइंटिस्ट। और ये कह सकते हैं कि जो डीएनए डिस्कवर करने वाला, अभी तक इसकी काफ़ी सारी डिस्कवरीज और आ चुकी हैं और बहुत सारी इसने फर्दर डिस्कवरीज इन दोनों ने मिलके की थी डीएनए से रिलेटेड। लेकिन इनका बेसिक जो थीम है वो इनका डीएनए का की डिस्कवरी है। जो डीएनए का मॉडल इन्होंने डिस्कवर किया था, तो उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन्होंने बिल्ड किया था अपनी लैब के अंदर, जो आपको नज़र आ रहा है। ये उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करके लैब के अंदर, और उनकी बेसिस को ऑलरेडी जो डिस्कवर्ड डाटा था, पब्लिश डाटा था, उसको बेसिस बना के और अपनी कुछ डिस्कवरीज़ को ऐड करके उन्होंने ये बिल्ड किया था। तो डीएनए स्ट्रक्चर अगर हम उसको फर्दर आगे उसकी बात करें, तो डीएनए जो होता है उसके आपको पता है कि 2 कम्प्लीमेंट्री उसके एंटी पैरेलल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं। 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं, और एक उसके अंदर उसका कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मौजूद होता है, यानी कि जिधर एडिनिन लगना है उसके अपोजिट थायामीन मौजूद होता है उस दूसरे स्ट्रैंड में, और जिधर साइटोसिन है वहाँ गुआनिन होगा। तो इस तरह जो भी अरेंजमेंट में आ रहा है उसके अपोजिट में दूसरा उसका कम्प्लीमेंट्री जो मॉलिक्यूल है दूसरे स्ट्रैंड में मौजूद होता है। सो डबल इलेक्स बनाते हैं ये दोनों मिलके, दोनों स्ट्रैंड जो हैं ये डबल इलेक्स की फॉर्म में अपने आप को करते हैं। और ये वाटसन और क्रिक ने डिस्कवर किया था मॉडल के अंदर, और इसको एलेबोरेट किया था उन्होंने। अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, फर्दर जो एडवांस स्टडीज़ आई उसके बाद उसमें डीएनए के स्ट्रक्चर को कैटेगराइज किया जाता है 3 लेवल्स के ऊपर। उनकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होती जाती है, तो वो डिफरेंट लेवल्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है। उसमें पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये हम सारे डिटेल में पढ़ने हैं, वन बाय वन इनकी डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। तो थोड़ा सा इसका जर्नल्स ओवरव्यू है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर सिर्फ उनके मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, कौन कौन सी बेसिस मौजूद हैं, किस अरेंजमेंट में हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसके डबल हीलेक्स को रिप्रेजेंट करता है, उसमें कोई लूपिंग है या नहीं है, कोई उसमें नॉट्स तो नहीं है, ऐसा कीजिए। और टर्शरी स्ट्रक्चर उसकी क्वाइलिंग को शो करता है। उसकी 3 फॉर्म्स हम पढ़ेंगे, ए, बी एंड जी फॉर्म्स, ये आगे आने वाले लेक्चर आने वाले स्लाइड्स में आपको मिलेंगी। तो उनमें क्या डिफरेंस होता है, और बहुत ज़्यादा उसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, तो क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर है वो उसके आते हैं, हाई रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर होते हैं डीएनए के अलॉन्ग विद द हिस्टोन प्रोटीन्स। तो अकेला जो डीएनए है विदाउट प्रोटीन्स, उसके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हैं, लेकिन जब वो प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन के साथ कॉइलिंग करता है तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी उसका आता है। तो हम ये तीनों ही पढ़ेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं ऑफ डीएनए, इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया हो गया है पिक्चर से कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जर्नल सिंपल अरेंजमेंट ऑफ बेसिस अलोंग द वन साइड ऑफ द स्ट्रैंड है, वो किस तरह के सीक्वेंस में अरेंज हुए में, ये उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर में कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसके हम क्या किस तरह करके वो अरेंज होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स आपस में, जो ज्वाइन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है उसमें वो एक स्ट्रिंग या एक धागे की शक्ल या एक चेन की फॉर्म में होता है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन हुए होते हैं एक दूसरे के साथ।
बाय फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। उनमें एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की लिंकेज मौजूद होती है जो एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे के साथ, यानी कि एडिनिन लाइन में मौजूद है तो आगे साइटोसिन उसका जुड़ सकता है या थायमिन अटैच हो सकता है, और एक सीरीज़ में एडिनिन भी एडिनिन के साथ अटैच हो सकते हैं। सिंगल साइड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड स्टैंड की एक साइड जो है उसके अंदर उनकी जो अरेंजमेंट है आपस में न्यूक्लियोटाइड्स की जो एक सीक्वेंस बनता है वन साइड ऑफ द स्ट्रैंड, वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की वजह से बनता है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड एक लाइन में अरेंज होते हैं। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि ये कैसे अरेंजमेंट बनाते हैं, इन फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनते हैं। सो रिपीटिंग यूनिट डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की जो होती है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। शुगर फास्फेट ग्रुप होता है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होगी, नाइट्रोजनस बेस मौजूद होती है। तो इनकी वजह से ये अरेंज होते हैं और कैसे एक दूसरे ज्वाइन करते हैं। तो शुगर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उसमें बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। शुगर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज़ कॉल्ड पेंटोज शुगर। जो न्यूक्लिक एसिड है हम पहले कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं कि एक शुगर मॉलिक्यूल मौजूद होता है, एक उसमें फास्फेट ग्रुप है और एक नाइट्रोजन बेस मौजूद होता है। जो शुगर का मॉलिक्यूल मौजूद होता है वो हमेशा उसमें न्यूक्लिक एसिड का जो होगा वो पेंटोज शुगर की फॉर्म में होगा, यानी कि 5 शुगर्स के मॉलिक्यूल होगा जिसमें 5 कार्बन एटम्स मौजूद होंगे। सॉरी 5 शुगर्स क्या था मैं 5 इसमें कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं जो उसे पेंटोज शुगर की फॉर्म में लेके आते हैं। अब आरएनए की शुगर जो होती है उसे राइबोज कहा जाता है, और जो डीएनए की शुगर है उसे डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको मैं इसकी जो पिक्चर है उससे आप क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। तो राइबोज जो आरएनए में पाई जाती है उसका जो सेकंड कार्बन है शुगर का उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ होता है, वाइल जो डीएनए की शुगर है उसमें सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता बल्कि उसके दोनों साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होते हैं जो इन दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। सो जो आरएनए की शुगर होगी उसे राइबोज कहेंगे, जो डीएनए की शुगर होती है वो उसे डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। नेक्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो नाइट्रोजिनस बेस है। नाइट्रोजिनस बेस जैसे पता है आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस होगी। तो सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, और इसमें इसकी 2 टाइप्स होती हैं, प्योरीन्स एंड पायरामिडीन्स। इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। प्योरीन्स का ग्रुप है जिसमें एडिनिन एंड गुआनिन आते हैं, पायरामिडीन्स का ग्रुप है जिसमें साइटोसिन और थायामीन जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, और यूरासिल प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर। सो पायरामिडीन में तीनों हो सकते हैं, साइटोसिन थायामीन और यूरासिल, ये तीनों मॉलिक्यूल जो हैं ये पायरामिडीन्स के हैं। प्योरीन्स में एडिनिन और सिर्फ गुआनिन आते हैं दोनों। प्योरीन्स डबल रिंग मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर एक 6 साइडेड रिंग अटैच होती है 5 साइडेड, यानी कि 2 रिंग्स हैं उसमें एक 6 कार्बन 6 साइडेड रिंग होगी और दूसरी 5 साइडेड रिंग मौजूद होगी। वाइल पायरामिडीन जो होगी कंसिस्ट ऑफ 6 साइडेड रिंग, उसमें सिर्फ एक ही रिंग मौजूद होती है पैरामिडीन में जिसकी 6 साइड्स होती हैं। पिक्चर में आपको नज़र आ जाएगा। प्योरीन देखिएगा इसमें आपको 2 रिंग्स नज़र आ रही हैं, रिंग 1 एंड रिंग 2। फर्स्ट रिंग के अंदर आपको 6 कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं जिसमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, नाइट्रोजन मौजूद है, तो वो एक 6 रिंग बना रहे हैं। जबकि दूसरी साइड पे उसके साथ जो अटैचमेंट क्रिएट कर रही हैं वो दूसरी रिंग जो है वो 5 साइड बनाती है, 1 2 3 4 एंड 5 साइड वो बनाती है। तो 6 एंड 5 साइडेड रिंग दोनों आपस में अटैच होती हैं, और ये प्योरीन का स्ट्रक्चर है। ये दोनों आपको प्योरीन एडिनिन और गुआनिन नज़र आ रही है, इनमें कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आते हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। वाइल पायरामिडीन ओनली सिर्फ 6 कार्बन 6 कॉर्नर्स वाली एक रिंग होगी जिसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा हो, नीचे उसकी साइटोसिन थायामीन और यूरासिल के स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहे होंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर का लास्ट और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट एक और जो है वो फास्फेट ग्रुप है। फास्फेट ग्रुप क्या होता है? फास्फेट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ फास्फोरस एटम बाइंड टू 4 ऑक्सीजन एटम। फास्फेट ग्रुप के अंदर फास्फोरस एटम जो है वो 4 ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच हुआ होता है। हमेशा उसके साथ 4 ऑक्सीजन एटम्स अटैच हुए होते हैं, सेंट्रल फास्फोरस मौजूद होगा, और फ्रीक्वेंटली ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर मौजूद होता है। जैसे आपको ये पिक्चर नज़र आ रही होगी कि फास्फोरस है और उसके साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, और इसमें इसका जो नेट चार्ज होता है नेगेटिव होता है। जो
डीएनए को एसिडिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। फास्फेट ग्रुप हमेशा जो है इसकी अटैचमेंट 5 कार्बन एटम ऑफ द शुगर, जो पीछे एक मॉलिक्यूल हमने डिस्कस किया था, ये शुगर का जो मॉलिक्यूल है इसके 5 कार्बन के साथ ये आके अटैचमेंट क्रिएट करता है। ये 5th कार्बन के साथ अटैचमेंट करता है, फास्फोरस ग्रुप अटैच होता है यहाँ पे आके। यहाँ पे अगर डीऑक्सीराइबोज है या राइबोज है, दोनों के 5th कार्बन पे ये अटैचमेंट क्रिएट करेगा फास्फोरस ग्रुप जो है। उसके बाद इम्पोर्टेंट एक और लास्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंट पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके बेसिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया। ये जब अरेंज होते हैं आपस में एक दूसरे अटैच होते हैं एक सिंगल साइड की तरफ यूजिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये एक स्ट्रैंड क्रिएट करते हैं। ये स्ट्रैंड ही इनका प्राइमरी स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। डीएनए इज मेड अप ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स कनेक्टेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्वाइंट। और इसमें ज्वाइनिंग कैसे होती है कि 5th फास्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड टू द 3rd कार्बन एटम ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान 5th और 3rd कार्बन एटम आपस में अटैच होते हैं, तो ये अपनी अरेंजमेंट क्रिएट करते हैं। और ये जो बॉन्डिंग इनमें आती है वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की लिंकेज है। फास्फेट ग्रुप क्योंकि इसमें अटैचमेंट क्रिएट कर रहा है तो इसे फास्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग कहते हैं। एक जो मॉलिक्यूल है न्यूक्लियोटाइड का वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल के साथ अटैचमेंट क्रिएट करता है एट 5th फास्फेट ग्रुप 5th कार्बन ऑफ फास्फेट ग्रुप एंड द 3rd कार्बन एटम ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। तो ये स्टैंड कंटिन्यू होता है। पिक्चर में आपको ज़रा क्लियरली नज़र आ जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। वन यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस है, सेंटर में ये शुगर मौजूद है और ये फास्फेट ग्रुप मौजूद है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। ये आगे दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो रहा है, 3rd अटैचमेंट क्रिएट करेगा 5th के साथ, और ये इस तरह करके सो ऑन ये आगे मूव करेगा। ये 5th आइटम के साथ अटैचमेंट क्रिएट करेगा। ये पिछले का है, ये इसका है, ये तीनों इसके मौजूद हैं। ये तीनों सॉरी दिस वन नाइट्रोजिनस बेस, शुगर एंड फास्फेट ग्रुप, ये तीनों एक सीक्वेंस में मौजूद है, एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड पिछले न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट ग्रुप के साथ जो 3rd नंबर पे ऑक्सीजन है वो अटैच हो रही है 5th कार्बन के साथ, और इस तरह आगे सो ऑन 3rd ऑक्सीजन जो है वो 5th कार्बन के साथ अटैच होके तो एक स्ट्रैंड बनाते हैं। तो इसे 5-3 की डायरेक्शन क्रिएट होती है। आगे इनकी आपस में जो डबल स्ट्रैंड की जो बॉन्डिंग है न्यूक्लियोटाइड की, वो हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर में यही है कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अपनी किस तरह अरेंजमेंट क्रिएट करता है। जैसे यहाँ पे आपको एक मिनट, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये अटैच हुआ है सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के साथ, और फिर उसके बाद सो ऑन ये 3rd के साथ। तो ये जो अरेंजमेंट है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, और इसमें जो अरेंजमेंट हो रही है यहाँ पे जिसमें 5th कार्बन एटम अटैच हो रहा है किसके साथ, 3rd उसके साथ अटैचमेंट क्रिएट कर रहा है। ये थोड़ी बहुत अरेंजमेंट इसमें आपको नज़र आ रही होगी नेक्स्ट वाले के साथ। तो ये इसकी कार्बन की अरेंजमेंट उसमें क्रिएट हो रही है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर यहीं तक था बेटा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। इसका पोर्शन यहाँ तक आज कंक्लूड हो गया। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी और टर्शियरी हम कल डिस्कस करेंगे।